Good morning, children, and welcome back in your history class. Children, as you know that we have started the chapter Akbar. We are doing Akbar chapter. So we have finished some of the portion of this chapter. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अकबर पार्ट पढ़ रहे हैं और उसका कुछ शीर्षक हम पढ़ चुके हैं. बच्चों आगे बढ़ जो है हम आज के लेक्चर में जो है जैसे कि हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था. आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछला क्या पढ़ा था इस पार्ट में. तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अकबर का. वी हैव लेट्स हैव अ क्विक लुक सम रिवीजन ऑफ सम पार्ट विच वी हैव डिस्कस अर्लियर इन लेक्चर. हमने पिछले लेक्चर बच्चों हमने पढ़ा था स्ट्रगल ऑफ द एम्पायर. अकबर किस तरीके से अकबर जो है व्हेन हुमायूं डाइड इन 1556 हुमायूं असेंडेड द थ्रोन. उसके बाद वो ही वाज जस्ट मेयरली 13 years old when he ascended the throne. इसके बाद he struggled a lot for the extension of empire, and in that struggle, in those struggle, second battle of Panipat occurred between Hemu and Akbar, and in which Hemu was the general of Muhammad Adil Shah. And then Akbar had a very small army, and in spite of the small army, Akbar along with his Baram Khan marched to face Hemu in the battlefield. And in that war took place in the Battle of Panipat in 1556, and the army of Hemu was defeated, and Punjab, Agra and Delhi came under the possession of Akbar. यानी हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में हुआ था बच्चों, जिसमें हेमू जो है वो अकबर द्वारा हारा गया था. और उसकी हार के बाद जो है पंजाब, आगरा और दिल्ली जो है वो मुगल एम्पायर के अंडर में आ गया. उसके बाद आफ्टर डिफीटिंग हेमू अकबर हैड एम्बिशन टू एक्सटेंड हिज एम्पायर टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. और उसके मतलब हर संभव स्थिति में जो है सीमा तक अकबर का एक एम्बिशन था, उसका एक एम था कि किसी तरीके से उसके एम्पायर को बढ़ाया जाए. और फिर उसके इस एम्पायर को बढ़ाने के लिए ही डिड मैट्रोमोनियल अलायंसेस and offering high posts to the rulers. He himself married number of Rajput princes including Jodhabai of Amber. और इसके बाद उसके सलीम ने ही also married to Rajput princes. इसके बाद अकबर अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए उसने जो है राजपूतों से मैट्रोमोनियल अलायंसेस जो है वो क्रिएट किया. और फिर उसने बहुत सारे अपने दरबार में जो राजपूत किंग्स थे उनको हाई पोस्ट, उनको ऊंचा पद उसने जो है वो पद पे उन्होंने नियुक्त किया. और बहुत सारे ऐसे राजा थे, राजपूत राजा थे जिनको उसने अपने दरबार में ऊंचा पद दिया और अच्छी सैलरी भी दी. और यहाँ तक कि जो है उनकी प्रिंसेस यानी उनकी राजकुमारियों से उन्होंने विवाह भी किया. और अब उनके बेटे सलीम ऑल्सो मैरिड टू राजपूत प्रिंसेस. उसके बाद जो है अकबर ने अपने कोर्ट में जैसा कि एज आई टोल्ड यू कि सम ऑफ द रूलर्स ऑफ अमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अम्बेर, जोधपुर और बीकानेर के जो रूलर्स थे, जो यहाँ के जो राजपूत रूलर्स थे, उनको अपने दरबार में एक सम्मानीय पद पे उन्होंने नियुक्त किया. अकबर ऑफर्ड हाईली डिग्निफाइड प्लेसेस इन हिज कोर्ट टू द राजपूत रूलर्स ऑफ अम्बेर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर. नाउ आफ्टर दैट बहुत सारे राजपूत रूलर्स तो हैं जो उन्होंने अकबर के मुग़ल साम्राज्य में मिल गए, लेकिन कुछ ऐसे भी राजपूत रूलर्स थे जो कि अकबर के अधीन होना नहीं चाहते थे. उनमें से एक थे राणा प्रताप. And then ultimately Akbar decided to invade Rana Pratap. And then very soon Akbar and Rana Pratap met in the battlefield of Haldi Ghati in the year 1576. तो इसका नतीजा ये हुआ कि 1576 में अकबर ने राणा प्रताप को इन्वेड यानी अट्रैक्ट करने का, उनसे अटैक करने का उन्होंने फैसला किया, उन पे हमला करने का फैसला किया. और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन हल्दी घाटी युद्ध अकर्ड. Now children, in this lecture, in today's lecture, we are going to study about the Battle of Haldi Ghati fought between Akbar and Maharana Pratap. So in today's lecture, we are going to study this topic. So the Battle of Haldi Ghati fought between Akbar and Maharana Pratap in 1576. So we are going to study about this topic, and also in today's lecture we will also discuss about the administrative arrangement including the mansabdari system introduced by the Akbar.
मतलब जो है बच्चों, हम आज के लेक्चर में जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी के मैदान में 1576 में, यानी 1576 में। और फिर बच्चों आगे जो है हम पढ़ेंगे प्रशासनिक अरेंजमेंट्स, यानी प्रशासनिक जो उपलब्धियां थी अकबर की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत जो है हम मनसबदारी प्रणाली यानी मनसबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द explanation of battle of हल्दी घाटी fought between अकबर एंड महाराणा प्रताप in 1576। चलिए हम शुरू करते हैं इस युद्ध के बारे में। So children, during the fierce battle, Rana Pratap became seriously injured, and he and his family members were forced to take shelter in the forest. And Rana Pratap took a vow that as long as he does not regain Mewar, he and his family members would eat the bread made of grass, sleep on the ground, and sacrifice all the comforts. And then Rana Pratap struggled for 20 long years and also succeeded occupying Diwar, Udaipur, and Komalmer. Then after Chittor and Ajmer also, but then however Chittor and Ajmer remained in the under the control of Akbar. बच्चों, जैसे कि इस भयंकर युद्ध में राणा प्रताप जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और उनकी वो और उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनको जो है वो फॉरेस्ट यानी जंगल में आश्रय लेना पड़ा। और राणा प्रताप ने ये कसम खाई कि जब तक वो मेवाड़ को जीत नहीं लेते, वो और उनकी फैमिली मेम्बर्स जो है वो घास से बनी जो है वो रोटियां खाएंगे और वो ज़मीन पे सोएंगे। अब वो सारे सेक्रीफाइस आराम के या जितने आरामदेह की चीज़ें उनकी लाइफ, उनके जीवन में थी, वो सब उनका त्याग कर देंगे। और राणा प्रताप ने जो है वो 20 ईयर्स तक इस तरह से जो संघर्ष किया, और उस संघर्ष का नतीजा ये हुआ बच्चों कि उन्होंने दीवार, उदयपुर और कोमलमीर को जीत लिया। हालांकि चित्तौड़ और अजमेर जो है वो अकबर के अंडर में ही था, लेकिन जो है इतने प्रोविंसेस को जो है उन्होंने जीत लिया। Then after, in those days, Gujarat and Bengal were very important from the point of view of trade with Arabian. मतलब जो गुजरात और बंगाल उस समय जो था वो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दृष्टिकोण से देखा जाए बच्चों, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र था, प्रोविंस था, क्योंकि वो अरब के साथ जो व्यापार था वो भारत के लिए बहुत ही लाभप्रद था इन दोज डेज फॉर द मुगल एम्पायर। ना यूरोपियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये अरेबियन, यूरोपियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो थी, इनके साथ जो है वो मुगल एम्पायर जो है ऑलरेडी व्यवसाय या व्यापार करने की होड़ में था। और गुजरात और बंगाल जो था इस पॉइंट ऑफ इसीलिए बंगाल और गुजरात बहुत ही रिच था, बहुत ही धनी प्रदेश था, क्योंकि वहाँ के कोस्टल, वहाँ के जो तटवर्ती क्षेत्र थे, कोस्टल एरियाज जो थे, फ्रॉम द कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात एंड बंगाल द मुगल एम्पायर वाज डूइंग ट्रेड विथ foreign countries like Arabian, European and Southeast Asian countries. Then what happened? Keeping this in mind, Akbar attacked Gujarat and Bengal, and then both the provinces came under his control. And then Akbar then now Akbar paid attention towards south. Then what happened? He fought a war against Jan Bibi, who was the empress of Ahmednagar. Then Akbar succeeded in bringing some of the parts of Ahmednagar under his control, and he also defeated the empress of Gondwana, Madhya Pradesh, which is recently situated in Madhya Pradesh. He also defeated the empress of Gondwana, Durgavati, and in this way the Gondwana province also came under his कंट्रोल। मतलब कहने का बच्चों ये है कि जब अकबर ने बंगाल और गुजरात को जीत लिया, तब जो है अकबर ने अपना ध्यान साउथ की तरफ उसने खींचा, और फिर उसके बाद उसने चांद बीबी जो कि अहमदनगर की जो महारानी थी उन्होंने हराया, और अहमदनगर के कुछ क्षेत्र जो है वो अकबर के अंडर में आ गए। फिर उसके बाद अकबर ने गोंडवाना, यानी जो आज के रिसेंटली कहेंगे आज की दशा में, वर्तमान युग में जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ की महारानी दुर्गावती को उसने पराजित किया। तो बच्चों, इन दिस वे वी कैन सी दैट अकबर सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग and expanding
and establishing a vast empire spreading from Kashmir to Ahmednagar and from Kabul to Bengal. तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अकबर किस तरीके से उसने अपना एक व्यापक और बहुत ही बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित किया, जो कि कश्मीर से अहमदनगर तक था और फिर काबुल से बंगाल तक। तो इस तरीके से उसने अपना साम्राज्य जो है बच्चों, उसने पूरी तरीके से स्थापित कर दिया भारत में। So children, he had established a vast empire from Kashmir to Ahmednagar and also from Kabul to Bengal. And you can see the map in your book, given in your book about the empire of Akbar. Okay, आप अपनी पुस्तक में भी, तो बच्चों आप अपनी बुक में भी, अपनी पुस्तक में भी दे सकते हैं। वो मैप आपके बुक में दिया हुआ है, जो अकबर के साम्राज्य का मैप है, कहाँ कहाँ तक उसका साम्राज्य फैला था, वो उस मैप में आप देख सकते हैं। Now children, next topic is your Mansabdari system. Now we are going to study about the Mansabdari system introduced by Akbar, and we will discuss about its main feature. What is Mansabdari system which was introduced by Akbar in his empire? तो बच्चों हम अगला शीर्षक जो पढ़ेंगे वो आपका है मनसबदारी सिस्टम, एंड दिस मनसबदारी सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। सो चिल्ड्रन, मनसबदारी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ अकबर, यानी अकबर का जो प्रशासनिक उपलब्धि थी, प्रशासनिक जो अरेंजमेंट था, उसका एक अहम हिस्सा, एक महत्वपूर्ण जो भाग था, वो महत्वपूर्ण भागों में से मनसबदारी सिस्टम यानी मनसबदारी प्रणाली भी था। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट लेट्स नो अबाउट अ डेफिनेशन ऑफ मनसबदारी सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय मनसबदारी सिस्टम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर? Now Mansabdari refers to, first you should know about the meaning of Mansabdari. What is the meaning of Mansabdari? Mansabdari refers to an individual who holds a mansab. Mansab, you can say that ki rank or position. Any Mansabdari refers to an individual who holds a mansab, that means a position or rank. And it was grading system used by the Mughals to fix two things: rank, salary, not two things, three things: rank, second salary, and third one is military responsibilities. यानी मनसबदारी प्रणाली बच्चों, उसको समझने के लिए सबसे पहले मनसबदारी कहते किसे हैं? बेटा मनसबदारी बच्चों हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो कि जो एक ख़ास, एक स्पेशल मनसब को होल्ड करता है। और वो मनसब की मीनिंग हिंदी में लिटरली हम कह सकते हैं रैंक, यानी पद या पोजीशन या उसकी रैंक जो है, इसको मनसब कहते हैं। और ये ग्रेडिंग सिस्टम था जो कि मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था, मुगल्स ने प्रस्तावित किया था तीन चीज़ों के लिए: एक तो पद नियुक्त करने के लिए, दूसरी की वेतन को नियुक्त करने के लिए, तीसरा की सैनिक उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए, यानी सैनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्या कहते हैं, सोल्जर्स को देने के लिए। तो ये मनसबदारी का मतलब ये होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मनसबदारी। नाउ व्हाट हैपन, मनसबदारी सिस्टम में क्या था कि इनका जो अकबर, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, एंड द बेसिक आइडिया ऑफ द अकबर इज दैट कि उसने क्या किया, ही मर्ज द एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ही मर्ज्ड। उसने सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को जो है, यानी उसने जो सैन्य और पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने क्या किया, मर्ज कर लिया। और उनके बीच का जो डिफरेंस था, ही ended and he finished, he vanished and he destroyed and he abolished the difference between military and civil administration. उसने मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो वो था, अंतर था, उसने उसको ख़त्म कर दिया। and then what happened, then मनसब, जैसे कहते हैं कि मनसब, आई टोल्ड यू ना कि मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन। तो ये जो रैंक थी वो दो तरह की थी। ये जो रैंक थी, वो जो मनसब रैंक, जिसको हम रैंक और पोजीशन कहते हैं, पद कहते हैं जिसको हम,
ये दो प्रकार की थी. दिस मनसब वॉज ऑफ टू टाइप्स. पहला था जट, दूसरा था सवार. जट जिसे कहते हैं, जट को हम कहते हैं सिपाही और सवार को हम कहते हैं हॉर्समैन. जट मीन्स सिपाही एंड सवार मीन्स हॉर्समैन. नाउ अब ये चीज़ दो थी. अब सिपाही और जो सवार थे, यानी ये था कि जितने सिपाही जो थे और वो जो हॉर्समैन थे, इन दोनों का अरेंजमेंट अकबर ने किया था. यानी सिपाही की भी उतनी ज़रूरत थी और सवार की भी इतनी ज़रूरत थी. और दिस मनसबदारी सिस्टम जो था वो अकबर क्यों उसने मनसबदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया. लेट मी टेल यू फर्स्ट कि क्यों मनसबदारी सिस्टम जो है वो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया. सो चिल्ड्रन, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अकबर टू एक्सटेंड हिज एम्पायर विदाउट मेंटेनिंग अ साउंड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन. यानी अकबर के लिए पॉसिबल नहीं था अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को बढ़ाना बिना सैनिक संगठन के. तो सैनिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने ये मनसबदारी सिस्टम ही इंट्रोड्यूस. So it became essential for him to organize army commanders and soldiers functioning under them. Then Akbar fulfilled both of these targets through mansabdari system. तो उसने अपना दोनों ये टारगेट था, मतलब आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए और अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए. टू फुलफिल दीज टू टारगेट्स ही इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम. Then Akbar had appointed a number of officers and other functionaries running the administrative affairs of his empire. And these officers and workers were called mansabdars. यानी उसने जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो कार्यों को चलाने के लिए उसने बहुत से अफसरों को जो नियुक्त किया. उन अफसरों को हम जो है, उन वर्कर्स और उन कर्मचारियों, उन अधिकारियों, उन अफसर्स को हम जो है वो मनसबदार कहते हैं, जो मनसबदारी का एक पार्ट, एक हिस्सा है. तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी मनसबदार्स की. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्टेड अपॉन मनसबदार वॉज टू इम्प्लीमेंट लॉज. मतलब मनसबदार जो थे, जो ऑफिसर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका मेन जो वर्क था, उत्तरदायित्व था, वो था आपका कानून बनाना. वो कानून बनाना जो कि कानून बनाने का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंट, कानून बनाना नहीं, कानून लागू करना. टू इम्प्लीमेंट लॉज. और वो कानून सिर्फ वो लागू करने का उनका अधिकार था. और वो कानून जो है वॉज मेड बाय किंग हिमसेल्फ. और लॉ जो था, उस लॉ को लागू करना, जिस लॉ को राजा या एम्परर या बादशाह स्वयं बनाता था. एंड इफ देयर वाज एनी रिवोल्ट राइजिंग अगेंस्ट द किंग, दीज मनसबदार वेर रिक्वायर्ड टू सप्रेस दैट रिवोल्ट. और ये अगर मान लो कोई भी बच्चों, अगर मनसबदार अगर कोई विद्रोह अगर पैदा हो जाता था राज्य में, तो मनसबदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि उस विद्रोह का वो दमन करे. तो इन दिस वे मनसबदार्स. So in this way, children, Mansabdar had to defend Mughal Empire and extended other parts which were not under the control of Mughal ruler. तो इस तरह मनसबदार जो थे बच्चों, वो मुग़ल साम्राज्य को प्रोटेक्ट करते थे, उसको सुरक्षा प्रदान करते थे और उस एरिया तक या उस क्षेत्र तक उसका एक्सटेंशन या उसका विस्तार करने की कोशिश करते थे, उसमें लगे रहते थे, जो कि मुग़ल एम्पायर या मुग़ल साम्राज्य में नहीं रहता था. यानी जो मुग़ल साम्राज्य में अधीन कोई प्रोविंस या क्षेत्र नहीं रहते थे, उन पर वो अधिकार जमाने या उनको अंडर कंट्रोल में लाने के लिए वो प्रयत्न करते रहते थे. उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. दे हैड टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ द रेवेन्यू. और उनको जो है वो रेवेन्यू का जो लेखा जोखा भी जो है, वो पैसे का भी, धन का भी उनको जो है वो अकाउंट्स उनका देखना पड़ता था. उनका मतलब जो रेवेन्यू सिस्टम था, उसके अकाउंट्स को भी उनको मेंटेन करना पड़ता था. सो देयर वे थाउजेंड्स ऑफ मनसबदार्स एंड अराउंड 500 ऑफ देम ऑक्यूपाइड. यहाँ तो इस तरह से जो ये बहुत बड़ा सिस्टम था जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंडर में कम से कम 5,000 या 1,000 से भी ऊपर मनसबदार्स थे और 500 ऑफ देम जो थे वो ऑलरेडी जो है वो नियुक्त किए गए थे. हाई ऑफिसेस में उनको पद में दिया गया था. सो दे वर कॉल्ड अमीर्स. यानी 500 जो मनसबदार थे, जिनको हु गेन्ड हाई ऑफिसेस
इन दिस सिस्टम वेर कॉल्ड अमीर्स। जो 500 मनसबदार थे जिनको ऊंचा पद या ऊंचे रैंक दिया गया था उनको अमीर कहते थे, और अमीर वे पेड हाई, वेरी हाई सैलरी, और अमीर जो थे वो उनको बहुत वेतन मिलता था और दे लेड अ वेरी लग्जेरियस लाइफ, और वो बहुत ही लग्जेरियस लाइफ जीते थे ना। मनसबदार जो थे, चिल्ड्रन वन थिंग आई टेल यू कि मनसबदार ऑफ द मुगल एम्पायर रिसीव देयर पे ईदर इन कैश or in the form of assessment of areas of land that is called jagir, from which they were entitled to collect the land revenue and other taxes sanctioned by the emperor। कहने का मतलब है जो ये मनसबदार थे जो मुगल एम्पायर के, वो उनको पैसे जो सैलरी मिलती थी वो कैश में मिलती थी, नकद में मिलती थी, और या तो फिर उनको जागीर के रूप में मिलती थी। जागीर का मतलब कहने का था कि जागीर का मतलब है कि प्रॉपर्टी या लैंड नहीं, लैंड तो स्वयं अकबर का रहता था। तो बच्चों जागीर का मतलब है कि उन लैंड उनको नहीं दी जाती थी। जो मनसबदार होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, जो वर्कर्स होते थे, लैंड तो स्वयं बादशाह का होता था, स्वयं राजा का होता था। उनको क्या करता, उन मनसबदार को क्या करना होता था कि जो मनसबदार थे दे वर इंटाइटल्ड टू कलेक्ट ओनली लैंड रेवेन्यू। उस ज़मीन से जो वो लैंड रेवेन्यू यानी जो कर जो मिलता था, उस कर को वो उनको सैलरी के रूप में वो देते थे। यानी वो जो कर जो होते थे, जो जागीर जो लैंड से जो वो कर लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, लगान लेते थे, वो लगान ही उनकी सैलरी थी। और वो जो सैलरी थी वो फिक्स थी कि जितनी आपको लैंड रेवेन्यू मिल रहा उतनी ही आपको कैश लेना है, और बाकी बचे जो पैसे होते थे वो उनको राजा या बादशाह को दे हैड टू रिटर्न द लेफ्ट मनी टू द एम्परर, लेफ्ट कैश टू द एम्परर, एक्स्ट्रा कैश टू द एम्परर। और उसको फिर जो है, क्योंकि ये जो जागीर थी वो हेरिडेटरी नहीं थी, ये जो है कहती कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कोई नहीं था कि इसलिए ये हेरिडेटरी नहीं थी। ये ये जो बादशाह के अंडर में ये लोग थे, बादशाह के अंडर की ये जागीर थी। तो बच्चों ये इनकी हेरिडेटरी नहीं थी, जैसे कि मैंने ऐसा ही बोल दूँ कि ये हेरिडेटरी नहीं थी, इसलिए जो है इनको सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना था, और उससे जो पैसे मिलते थे वो इनकी सैलरी होती थी, और उनको सैलरी और मेंटेनेंस का पैसा दिया जाता था। क्योंकि ये हेरिडेटरी नहीं थी, इसलिए जो है इनका अधिपत्य ज़मीन पे नहीं, सिर्फ लैंड रेवेन्यू था, और ज़मीन का अधिपत्य जो था वो राजा के पास था। एंड द एम्परर कंट्रोल द जागीर, एम्परर कंट्रोल द लैंड। सो एंड एक चीज़ और थी कि दिस मनसबदारी सिस्टम वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि ये पूरी हाईली सेंट्रलाइज थी, ये पूरा केंद्र शासित सिस्टम था। क्यों? क्योंकि ये इट वॉज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय एम्परर हिमसेल्फ, इट वॉज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अकबर और किंग हिमसेल्फ, इसलिए ये हाईली सेंट्रलाइज था, ये केंद्र शासित था, क्योंकि राजा स्वयं इस पर नियंत्रण करता था। So children, this is the Mansabdari system introduced by the Akbar, and it was and basically Mansabdari system was introduced by Akbar to extend his empire, and for extend his empire he needed a sound army organization. And that is why it became essential for him to organize army commanders, and for sound army organization he had to organize army commanders and soldiers functioning under them. Then Akbar fulfilled both of these targets through Mansabdari system. यानी अकबर को अपना साम्राज्य विस्तार करना था, और साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसको मजबूत सेना की ज़रूरत थी, और उसने मजबूत इसलिए उसके लिए बहुत ही आवश्यक हो गया था बच्चों कि वह बच्चों एक जो है एक मजबूत आर्मी जो है वो खड़ा कर सके। और उस मजबूत आर्मी के लिए बच्चों उसको ये ज़रूरी हो गया था कि वो जो है एक अच्छे सेनापति और अच्छे सिपाही, मजबूत सिपाही और सुदृढ़ सिपाही और एक्सपर्ट सिपाही को नियुक्त करे जो कि उसके अंडर में वो कार्य कर सके। और अकबर ने ये दोनों काम ये दोनों टारगेट, ये दोनों टास्क जो है इसने फुलफिल किया किस सिस्टम से? मनसबदारी प्रणाली से, जो उसने प्रस्तावित किया ताकि वो अपने साम्राज्य को विस्तारित कर सके। और साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसे एक साउंड आर्मी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, एंड फॉर दैट पर्पस ही इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम। तो उसने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और इस तरीके से ये सिस्टम कारगर हुआ, एंड दिस सिस्टम सक्सीडेड, एंड अकबर
was successful to extend his empire. So children, we will stop here, or in next lecture we will start the next topic of this chapter only, and we will continue this chapter in next lecture also. And I hope that we will finish chapter in next lecture. I hope so. और अगले लेक्चर में जो है हम अगला टॉपिक जो है शुरू करेंगे बच्चों, और आज हम यही बंद करते हैं। और अच्छे से आप वीडियो देखिएगा, बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा, और अपनी पुस्तक, अपनी बुक को ज़रूर पढ़िएगा। प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड प्लीज़ रीड योर बुक ऑल्सो। और क्या अगले लेक्चर तक जो है हम अगला शीर्षक करेंगे और इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड हैव अ गुड स्माइल ऑन योर फेस। सो गुड बाय।